नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देवप्रकाश सिंह साहब। स्वागत है आपका देवप्रकाश जी। एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जिसे लोग सवर्णों का रिजर्वेशन भी कहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था 10%, क्या यह खत्म हो जाएगा? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, वे फिर से सुनवाई करने जा रहे हैं। बड़ा सवाल, और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जवाब आपसे चाहते हैं, यह क्यों खत्म हो सकता है, क्यों नहीं खत्म हो सकता है? क्योंकि मुझे याद है कि जब पिछली बार सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 3-2 से फैसला हुआ था, और तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित साहब थे, और उन्होंने इस आरक्षण के खिलाफ अपना मत दिया था। तो बड़ा सवाल, क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा सवर्णों का? और यदि नहीं खत्म होगा तो क्यों? और यदि खत्म हो सकता है तो क्यों? क्या कानूनी पक्ष है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये जो 103rd अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान का, जिसको नोटिफाई किया गया है 14 जनवरी 2019 को, उसमें इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको चूंकि अभी तक जितना भी आरक्षण था वो जाति विशेष पर था। पहली बार मोदी सरकार ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम अब कुछ इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड हैं उनको भी आरक्षण हम देना चाहते हैं। सिर्फ कास्ट पर नहीं, कमाई पर भी देंगे। हाँ, हम इकोनॉमिकल पर देंगे। बेसिक तो वही होना चाहिए था शुरू से, लेकिन चूंकि भारत देश में कास्ट एक इनग्रेंड सिस्टम है, इसलिए कास्ट को लिया गया था जी। तो पहली बार उन्होंने कहा 10% हम देंगे। उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाए थे। कंडीशंस ये था कि जो 8 लाख जिनका इनकम होगा सालाना, वो उससे बाहर हो जाएंगे जी। 8 लाख से अधिक, 8 लाख से अधिक, 8 लाख तक वाले को ले लेंगे जी। जिनका वो 5 एकड़ जमीन गांव घर में एग्रीकल्चरल लैंड होगा, उनको भी हम बाहर कर देंगे जी। जिनके पास 100 गज जमीन होगा म्यूनिसिपल एरिया में, उनको भी बाहर कर देंगे। जिनके पास 200 गज जमीन होगा, मतलब रेसिडेंशियल एरिया और नॉन म्यूनिसिपल एरिया में, उनको भी उससे हम बाहर कर देंगे। और जिनको पहले से कोई रिजर्वेशन प्राप्त है किसी भी तरह का, चाहे वो SC, किसी तरह का, OBC, कुछ भी, वो इसका फायदा नहीं, इसीलिए कह दिया गया कि ये सवर्णों का आरक्षण नहीं उठा पाएंगे जी। उनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अब यूथ फॉर इक्वलिटी एक NGO संस्था है जी, जो अभी बिहार में जो जाति जनगणना था उस केस में भी पिटिशनर वही थी जी। इस केस में भी पिटिशनर वही था जी। प्रारंभ में उनका कहना है, यूथ फॉर इक्वलिटी का, कि रूल ऑफ इक्वलिटी फंडामेंटल स्ट्रक्चर है अपने संविधान का जी। बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14 में संविधान में दिया हुआ है। बाद में इसको 15(5) और 16(5) में और 4 में भी इसको कहा गया कि नहीं, अगर सरकार चाहे तो इसमें कुछ कानून बना सकती है, क्योंकि जहां गैर बराबरी है तो गैर बराबरी को बराबरी के साथ खड़ा कर देंगे तो बराबरी नहीं मानी जाएगी। तो इसके तहत सरकार ने कुछ आरक्षण की व्यवस्था लाई, और उसमें अमेंडमेंट हुआ जिसमें 15(5) और 16(5) को ऐड किया गया था। लेकिन अब उसमें 15(6) और 16(6) ऐड कर दिया कि हम इकोनॉमिकल व्यवस्था पर भी, जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी हम रिजर्वेशन लाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो जातिगत आधारित है, कहीं से आर्थिक आधारित नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह पहल की और इसे ही चुनौती दिया जा रहा है। अब यूथ फॉर इक्वलिटी का कहना है जी कि जब बेसिक स्ट्रक्चर में इंदिरा सैनी जजमेंट में यह कह दिया गया था कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं होगा जी, ये कह दिया गया था किसी भी हालत में, और इसको संविधान का मुख्य ढांचा मान लिया गया। तो ऐसे हालात में अगर ये 10% आप दे रहे हैं तो यह 10% भी तो उन्हीं का गया ना, जो जनरल लोग हैं। नहीं, सरकार का कहना यह था कि जो 50% है वह तो आरक्षित है ही, हम ये जो आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं वह जो बचा हुआ 50% है उनमें से 10%। तो आरक्षण का जो बेसिक रूल है, किसी भी कोई भी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाएगा जी। अब ये 10% अगर दे देते हैं तो 59% कुछ हो जाता है, 60 से कुछ कम है, 59% कुछ हो जाता है। तो इस आरक्षण के इसी पर विरोध किया गया कि ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है अपने संविधान का, रूल ऑफ इक्वलिटी का, उसके विरुद्ध में है। और इसको बाद में संविधान शुरू में तो उनके समय जस्टिस चीफ जस्टिस बोबड़े साहब समय हुआ था, उसके गगोई साहब समय भी इनको चैलेंज किया गया, तो वो तो निकल गए, फिर बोबड़े साहब भी निकल गए। बाद में जस्टिस यू ललित के समय में इसमें संविधान बेंच बना, और संविधान बेंच में 5 जजेस थे, जिसमें यू ललित चीफ जस्टिस के अलावे
जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी साहब, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पादरीवाल, ये पांचों जज उसमें थे, जिसमें से दो जज रविंद्र भट्ट साहब नोट ऑफ डिसेंट दिए थे और बाद में जस्टिस यू ललित भी उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया था। अच्छा, ये नोट ऑफ डिसेंट दिए मतलब खिलाफ थे, इनका क्या कहना था कि ये जो लॉ ऑफ इक्वलिटी है उसके विरुद्ध है और बेसिक स्ट्रक्चर जो 50% रिजर्वेशन का है उसके विरुद्ध जा रहा है, इसलिए उस हिसाब से एक अगर वैलिडिटी ऑफ इस अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट को संविधान सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकार है। कोई भी अमेंडमेंट आप करेंगे तो आपके भारत के पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की असीमित शक्ति नहीं दी गई है, अनलिमिटेड पावर नहीं, अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो सीमित शक्ति है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। उसी पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई में उन्होंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। इसमें दो जजेज ने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, चीफ जस्टिस ने दिया था और रविंद्र भट्ट साहब ने भी दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जायज माना, उनका क्या तर्क था? उनका तर्क यह था कि सरकार ने बहुत ही सोच समझ करके इसको दिया है और उनको बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने यूज किया था कि जैसे इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनइक्वल, वेयर एज अनइक्वल्स आल्सो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। जैसे बराबर को गैर बराबर हम नहीं कर सकते, वैसे हम गैर बराबर को बराबर नहीं समझ सकते। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर आरक्षण उसमें से हम दे रहे हैं जिसमें इनका कोई हार्म नहीं, जो आरक्षित वर्ग हैं उनका उसमें से कोई हानि नहीं है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो 50% का जो सीलिंग है वो कोई अभेद्य सीमा नहीं है, उसको बहुत जगह ब्रेक किया गया है, तमिलनाडु में और बिहार में आपके यहाँ जो नगर निकाय चुनाव हुआ उसमें भी भेद किया गया था, महाराष्ट्र में भेद किया, बोला कि कोई अभेद्य दीवार नहीं है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए उसके हिसाब से ये सही है। और जस्टिस माहेश्वरी ही इसके राइटर थे। और अभी जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं वो क्यूरेटिव पिटीशन, रिव्यू पिटीशन है। रिव्यू में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। रिव्यू ऐसा नहीं होता कि पूरा डिसीजन को पलट दिया जाएगा, सो नहीं हो सकता है। और सबसे कोइंसिडेंटली बात यह है, उस 5 जजेज में 4 जजेज वही हैं जो पहले वाले बेंच में थे। उसमें एक नोट ऑफ डिसेंट जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब हैं, बाकी 3 जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पादरीवाल, तीनों वही हैं जिन्होंने नोट ऑफ कंसेंट दिया था। नहीं, मैं अपने दर्शकों के लिए यह जानना चाहता हूं कि जब एक बार संविधान पीठ ने फैसला दे दिया कि जो सरकार ने व्यवस्था की है, संविधान में संशोधन किया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सही है, तो फिर से संविधान पीठ को सुनने की नौबत क्यों आई? और यह तो बड़ा सवाल, देखिए समाज में मतलब जातियों में यह पूछा जाने लगा है। देखिए, पिछड़ी जातियां नहीं चाहती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो, वो तो इस बात की पक्षधर हैं कि जो जातिगत व्यवस्था है जो संविधान में है उसी के आधार पर आरक्षण। तो ये संविधान पीठ को दोबारा क्यों बैठना पड़ रहा है? देखिए, जस्टिस रविंद्र भट्ट का वही कहना था जो आपने भी कहा कि अगर आपने इकोनॉमिकल को ही आधार बनाया है तो उसमें उनको भी साथ रखे होते, जो इन वर्गों में भी इकोनॉमिकली कमजोर व्यक्ति हैं उनको भी आप रखे होते। लेकिन चूंकि उन्होंने इसमें क्लॉज लगा दिया कि जिनको किसी भी प्रकार को रिजर्वेशन प्राप्त है वो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो उसमें वो सभी लोग उसमें हट गए, उसमें से निकाल दिए गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन जो उनका हुआ है, जो इकोनॉमिकली जो अदर कास्ट में जो बैकवर्ड हैं उनको भी लेना चाहिए था। ये इसी पर उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया था जस्टिस रविंद्र भट्ट। मतलब बहस इस बात की है कि जो आपने कह दिया कि इस आरक्षण का लाभ SC, ST, OBC या अन्य आरक्षित वर्ग जो इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनको भी लेना चाहिए। हाँ, मतलब जो चैलेंज किया जा रहा है कि यदि इसे आप लागू करते हैं तो उन्हें भी लाभ दें जी, जो आरक्षित जातियां हैं और जहां आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं कई नतीजे देखता हूँ, परीक्षाफल देखता हूँ, कट ऑफ को लेकर के विवाद हो जाता है कि जो ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका कट ऑफ कम होता है और जो आरक्षित जातियां हैं तो उस पर भी विवाद है। तो क्या लगता है कि 9 मई को जो फैसला होगा, 9 मई को जो सुनवाई शुरू होगी, कितना वक्त लगेगा और यह फैसला किस तरीके से प्रभावित करेगा इस आरक्षण की व्यवस्था को? देखिए, मैं अपने कानूनी ज्ञान और अनुभव के आधार पर यही कह सकता हूँ जी, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये क्यूरेटिव पिटीशन है। क्यूरेटिव पिटीशन में कोई ऐसा नहीं हो कि फैसला बदल दिया जाता है जी। और कोइंसिडेंटली वही 4 जज हैं जो पहले वाले केस में थे। 3 जज नहीं, 4 जजेज वही। हाँ, एक नोट ऑफ डिसेंट से 3 आप बोल रहे हैं। हाँ। एक नोट ऑफ डिसेंट और जस्टिस रविंद्र भट्ट भी उसमें हैं जी। केवल चीफ जस्टिस ऐड हो गए चंद्रचूड़ साहब
और एक जो नोट ऑफ डिसेंट दी है जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब, वही 2 आदमी हैं। बाकी तीनों जिन्होंने कंसेंट दिया वो तीनों व्यक्ति भी वही हैं। तो मुझको नहीं लग रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई फेरबदल होने का चांस क्या है। इस फेरबदल की संभावना है? एक्सरसाइज मात्र है, इसमें कुछ होना नहीं जा रहा है। ये अमेंडमेंट 2019 से लागू है, कंटिन्यू करेगा। क्या इस फेरबदल की संभावना आपको दिखती है कि EWS आरक्षण का फायदा उस वर्ग को भी मिल जाएगा जो पहले से रिजर्व हैं, आरक्षित जातियां हैं? नहीं, ऐसा नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अमेंडमेंट में कि जिनको किसी भी ढंग का आरक्षण मिल रहा, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं, तो फिर तो वही बात हुई ना। इस पर काफी एक्सटेंसिवली डील कर दिया गया है कि डुअल रिजर्वेशन किसी भी वर्ग विशेष को नहीं। फिर तो वही बात हुई ना कि आपने एक और कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन जब EWS आरक्षण को जोड़ते हैं तो वो 59 पॉइंट समथिंग होता है, 60 से कुछ कम। तो फिर तो संविधान की जो मूल भावना है, आरक्षण की जो मूल भावना है, उसके खिलाफ तो हो ही गया। देखिए, 2 पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। एक तो ये है कि इकोनॉमिकल आधार पर आरक्षण की कोई सुविधा अपने संविधान में नहीं दी गई है और ये मूल ढांचा में है, और दूसरा 50% से ऊपर नहीं दिया जाएगा। ये 2 बातें यहाँ पर कहीं न कहीं टकरा रही है। इन दोनों बातों को इग्नोर कर दिया है संविधान पीठ ने। इसलिए अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है और उसके पास जो अधिकार है आर्टिकल 32, 136, 142, 147 जो इंटरप्रिटेशन का उसको है, वो मूल ढांचे के अंदर आता है। उसके तहत उसने जस्टिफाई कर दिया और कन्फर्म कर दिया उस अमेंडमेंट को, तो कन्फर्म हो गया। चलिए, तो फिर 9 मई की तारीख का इंतजार करना होगा और भी कानूनी राय हम प्राप्त करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि यह बड़ा सवाल है और हमारे दर्शकों ने जानने की जिज्ञासा जाहिर की है। तो हम बने रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।